हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये कल की सीरीज में हो चुका है वायु प्रदूषण से क्या आशय है, इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखेंगे इसके कारण तथा दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें सभी गैसों का निश्चित अनुपात होता है। इन गैसों में विभिन्न कारणों से या असंतुलन होता है और उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वायु का प्रदूषित होना वायु प्रदूषण है। और वायु के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्या कहलाता है? तो वायु प्रदूषण कहलाता है। अब देख लेते हैं इसके कारण। वायु प्रदूषण के आखिर कारण क्या होते हैं? तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है जीवाश्म ईंधनों जैसे खरपतवार आदि को जलाने से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। भाई, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर खरपतवार जलाए जाते हैं तो वो जो धुआं होता है, तो इससे क्या होता है? इससे वायु तो प्रदूषित होती है। स्वचालित वाहनों द्वारा, बिल्कुल जो वाहन चलते हैं उसमें से धुआं निकलता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें भी वायु प्रदूषित होती है। तो जैसे मोटर, स्कूटर आदि के प्रयोग से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड, हाइड्रोकार्बन आदि तत्व पाए जाते हैं जो वायु में मिलकर वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब ये धुआं होता है तो ये क्या करता है? ये वायु में मिल जाता है और क्या होता है? वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। चिमनियों, शुगर मिलों आदि से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। चिमनियाँ आपने देखी होगी कि ईंटों के भट्टे होते हैं, वहाँ की जो चिमनियाँ होती हैं, इसमें से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उसमें से धुआं निकलता है, जो उनकी चिमनियाँ होती हैं, शुगर मिलों, है ना। तो इस तरह से घरेलू जो कूड़ा करकट हो जाता है आदि को सड़कों पर फेंकने से वायु प्रदूषण होता है। एसी, रेफ्रिजरेटर आदि को चलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है जो वायु को प्रदूषित करता है। देखिए, रेफ्रिजरेटर, एसी, इसमें क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है, याद रखिएगा, जो क्या होता है? वायु को प्रदूषित करता है। कल कारखानों, घरों, खेतों से कार्बन आदि अन्य पदार्थों के ठोस कण वायु में मिल जाते हैं जो धूल बनती है। ये धूल कण वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसके दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं तो ये भी देख लेते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख दुष्प्रभाव नीचे दिए गए हैं। जीवाश्म ईंधनों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस आदि प्रभाव आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाली गैस कहते हैं। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यह भी प्रदूषित वायु से वातावरण में फैलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये गैसें निम्नलिखित हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायु प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब कह रहे हैं वायु प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वातावरण का प्रदूषित यानी गंदा होना ही प्रदूषण है। वातावरण के सभी घटक संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इन घटकों की मात्रा या तो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है या कुछ हानिकारक घटक प्रवेश कर जाते हैं तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है और इसका वातावरण के जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही वातावरणीय प्रदूषण है। प्रदूषक, वे पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं, जैसे घरेलू कचरे, गंदा जल, मलमूत्र आदि। अब ये कह रहे हैं, देखिए, प्रदूषण तो जो फैल रहा है, प्रदूषक जो चीज़ें फैला रही हैं, है ना, तो ये प्रदूषक हो जाते हैं। प्रदूषक के प्रकार। ओडम नामक वैज्ञानिक ने प्रदूषकों को प्राकृतिक विघटन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है: जीवधारियों द्वारा अक्षयकारी प्रदूषक, जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषक। ये हो जाते हैं।
जीवधारियों द्वारा अक्षयकारी प्रदूषक, ये वे प्रदूषक हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं होता है अथवा अल्प होता है, अक्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, लो प्लास्टिक, डीडीटी आदि हो जाते हैं। जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषक, ये वे प्रदूषक हैं जिनका पूर्ण विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है, क्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कागज, कूड़ा करकट, कपड़ा, लकड़ी आदि हो जाते हैं। जैव प्रदूषक कुछ पौधों के परागण, कवकों के जीवाणु यानी बीजाणु, जीवाणु आदि जैव प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वायु प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है, भू प्रदूषण हो जाता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जाता है और ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। तो वायु प्रदूषण अभी आपने पढ़ा कि जो धुआं निकलता है यानी चिमनियों से धुआं निकलता है या घरेलू गंदगी और उसको बाद में जलाया जाता है तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है। और जल प्रदूषण, जैसे आप अपशिष्ट पदार्थ आप क्या करते हैं, जल में बहाते हैं। जैसे आप बर्तन धुलते हैं तो वो क्या होता है, उससे जल प्रदूषित होता है। और जो नदियों नालियों से बहकर जाता है प्रदूषित, फिर वो क्या होता है, नदियों यानी नालियों से बहकर नदियों में जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं ना, ऐसे कह सकते हैं। तो ये भी जल प्रदूषण का कारण है। और कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ वो भी नदियों में फेंक दिया जाता है तो इससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। तो बहुत से कारण हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, पशुओं को जल में नहलाने से, है ना। तो ये भी कारण जल प्रदूषण का है। भू प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण कैसे होता है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भूमि पर डाल दिए जाते हैं तो वो उतनी भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। कीटनाशक दवाओं का भी बहुत ज़्यादा छिड़काव किया जाता है तो उससे भी भूमि क्या हो जाती है, भू प्रदूषण हो जाता है। तो इस तरह से ये सभी हो जाते हैं। और ध्वनि प्रदूषण भी आप जानते हो, ध्वनि प्रदूषण की बहुत ज़्यादा शोरगुल, वही तो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वायुमंडल में इन गैसों की एक परत होती है जो पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है और पुनः पृथ्वी पर भेज देती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जाता है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से अत्यधिक गर्मी, सूखा, जल की कमी तथा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के पिघलने से होती है, जिसे कई शहर डूब सकते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण का विशेषकर धूल कणों के कारण स्वास्थ्य पर, विशेषकर फेफड़ों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। स्वचालित वाहनों के प्रयोग से निकलने वाला सीसा तंत्रिका तंत्र के कई रोग उत्पन्न करते हैं। वायु प्रदूषण से मनुष्य के फेफड़ों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। जब फेफड़ों को उत्तेजित करने वाला पदार्थ प्रदूषक के रूप में फेफड़ों तक पहुंच जाता है, वहां श्लेष्म का स्राव अधिक होने लगता है, जिसके कारण श्वास नलियां बंद हो जाती है और मनुष्य निरंतर खांसता रहता है। औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों से निष्कासित सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रदूषकों में प्रमुख स्थान है। सल्फर डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पौधों की पत्तियों में प्रवेश कर तुरंत जल में घुलकर मुख्यतः सल्फाइड और बाइसल्फाइड आयनों में बदल जाते हैं। सल्फाइड तथा बाइसल्फाइड आयन पत्ती की कोशिकाओं हेतु विष का कार्य करते हैं, है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाता है, जितना इम्पोर्टेंट है आप उतना लिखें, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप देखिए वायु प्रदूषण है, यहाँ पे देख लेते हैं। वायु प्रदूषण को निम्न प्रकार रोका जा सकता है। कैसे? वृक्षारोपण के द्वारा वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, क्योंकि वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो वायु को शुद्ध करता है। स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम से कम किया जाए। स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरक संपरिवर्तन के प्रयोग द्वारा भी वायु को रोका जा सकता है। इस विधि में स्वचालित वाहनों के इंजन से निकलने वाली गैसों में उत्प्रेरक संपरिवर्तन में रखे विषमांगी उत्प्रेरक के ऊपर में प्रवाहित किया जाता है। इसे अत्यंत हानिकारक गैसें एवं पदार्थ वातावरण में नहीं पहुंचते हैं। घरेलू कूड़े करकट को उचित स्थान पर फेंकना चाहिए। औद्योगिक संस्थानों के चिमनियों को सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर रखा जाए और कम से कम प्रयोग में लाया जाए। जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर प्राकृतिक गैसों का प्रयोग भोजन बनाने में किया जाए। तो इस तरह से हो जाता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, ये भी आप देख लीजिए।
इसमें ये बहुत लेंदी है, हालांकि आपको इतना सब नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में लिखना है। जिस तरह से टाइम हो आप लोगों के पास उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कीजिएगा, ऐसा नहीं इतना लेंदी है तो आपको इतना ही लेंदी लिखना है। मेन पॉइंट आपको लिखने रहते हैं। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 होते हैं। अम्ल वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल दिन प्रतिदिन पीला हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि जो आगरा का जो ताजमहल है वो पीला क्यों पड़ रहा है, तो अम्ल वर्षा के कारण, है ना। वायु की संरचना नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 1% से कम, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02%, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन तथा कुछ गैसें केवल सूक्ष्म मात्रा में। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोकार्बन्स ये हो जाते। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर क्षेत्र में है, इसे हिंदी में समता मंडल कहते हैं। ओजोन परत को जीवन रक्षक परत भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए किस परत को जीवन रक्षक परत कहते हैं, तो ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको सब देख लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण पर एक टिप्पणी लिखिए, तो जल प्रदूषण पर आप बहुत अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले किताबी भाषा में देख लेते हैं, फिर अपने लफ्ज़ों में समझ लेते हैं। जल समस्त जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है। बिल्कुल भाई, जल ही जीवन है। अगर जल ना हो तो क्या हमारी ज़िंदगी है, तो बिल्कुल भी नहीं है। जो जल पीने योग्य नहीं है वो प्रदूषित जल कहलाता है। जल का प्रदूषित होना ही जल प्रदूषण है। जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण इस प्रकार है। घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में डालने से जल प्रदूषण होता है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के घरेलू कूड़े करकट आदि को जलाशयों में डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिक संस्थानों, कल कारखानों से निकलने वाले कचरे को सीधे गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। शवों को विसर्जित नदियों में करने से भी जल प्रदूषित हो जाता है। पशुओं को तालाबों, पोखरों आदि में नहलाने से जल प्रदूषित हो जाता है। बिल्कुल, जब पशुओं को देखिए जल में नहलाया जाता है तो क्या होता है, जो जल होता है तालाब का, नदियों का, तो क्या होता है वो प्रदूषित हो जाता है। नगर पालिका में भूमिगत नालियों के द्वारा बस्तियों से निकलने वाला मलमूत्र प्राय नदी, बड़े तालाबों अथवा झीलों में डाल दिया जाता है। इसे वाहित मल कहते हैं। इससे जल प्रदूषित होता है। बिल्कुल भाई, नदियों में जो नालियों का जो जल जाता है तो उससे क्या होगा भाई, जल प्रदूषित ही तो होगा। किसान अपने फसलों को कीड़े मकोड़ों, जीवाणु, कवकों आदि से बचाने के लिए कीटाणुनाशक पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। साथ ही खरपतवार को नष्ट करने हेतु खरपतवारनाशी जैसे 2,4-D आदि का प्रयोग करते हैं, इससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। और 2,4-D आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्रदूषण में तेल द्वारा भी, यानी समुद्र में तेल द्वारा भी प्रदूषित होता है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे जहाज़ों से तेल रिसाव, जनरेटर से निकला तेल आदि। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव, तो जल प्रदूषण का निम्न प्रकार दुष्प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण से मानवों में पीलिया, टाइफाइड, पेचिस आदि खतरनाक बीमारियां होती है। क्वेश्चन बन जाए कि जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पीलिया है, टाइफाइड है, पेचिस है, ये सभी। जापान में मिनामाता की खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरे पानी की अधिकता वाले जल में रहने वाली मछलियों को खाने में, यानी खाने से मर जाते हैं। यहाँ पे ये है, पानी में नाइट्रेट की अधिकता होने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। समुद्र में तेल, जनरेटर का, जहाज़ों आदि का जल प्रदूषित का कारण है। तेल में उपस्थित नैफ्थलीन व मिथाइल नैफ्थलीन के कारण कीड़े तथा मछलियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। तेल के प्लवकों व जलीय पौधों की अधिकता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाती है। फसलों को बचाने एवं अधिक पैदावार के लिए कीटाणुनाशक पदार्थ, खरपतवारनाशी व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा कम विघटन होता है। ये खास श्रृंखला के जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी आप इतना लेंदी ना लिख कर आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप लिख सकते हैं, और फिर से कह रही हूँ टाइम के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा, वर्क कीजिएगा। जैसे भाई यहाँ पे क्वेश्चन आपका था कि जल प्रदूषण के कारण है, तो आप लिख सकते हो कि
तालाबों में पशुओं को नहलाने से घर से जो नालियाँ घर की जो नालियाँ होती हैं उनका जो गंदा मलमूत्र हो जाता है या गंदगी हो जाती है वो नदियों में जाके गिरती है, इससे भी हो जाता है। और इस तरह से अपशिष्ट पदार्थ डालने से तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अब क्वेश्चन है, पौधों में अनुकूलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। अनुकूलन, विभिन्न प्रकार के वातावरण में पौधे अपने जीवित रखते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, इसे पौधे का अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन के आधार पर पौधे निम्न प्रकार के होते हैं। जलोद्भिद पौधे, जलोद्भिद पौधों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये पौधे जल में रहते हैं, पत्तियां प्रायः कटी फटी होती हैं, तना कमज़ोर तथा स्पंजी होता है, जड़ें अल्प विकसित होती हैं, पौधों में पत्तियों पर श्लेष्म पाए जाते हैं जिससे जल के प्रभाव से बचे रहते हैं, जैसे हाइड्रोला, यूट्रिक्लोरिया, कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी आदि। मरुद्भिद पौधे, ये पौधे शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, इनकी जड़ें विकसित होती हैं, इनका तना मोटा कूदेदार होता है, पत्तियां नुकीली तथा कांटों में रूपांतरित होती हैं, जैसे कैक्टस, नागफली, रसकस, बबूल आदि हो जाते हैं। लवणोद्भिद पौधे, ये पौधे खनिज लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, इनका तना मोटा तथा सरस होता है, पत्तियां मोटी चमकीली होती हैं, इसमें श्वसन जड़ें पाई जाते हैं, जैसे राइजोफोरा, एविसीनिया ये हो जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मैंग्रोव वनस्पतियाँ और जरायुजता। मैंग्रोव वनस्पतियाँ लवणोद्भिद जड़ों यानी लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं। ये खनिज लवणों के अधिकता वाले स्थानों पर उगती हैं। ये दलदल तथा समुद्र के किनारे अधिक उगते हैं। इन वनस्पतियों के तने मोटे एवं सरस होते हैं। इनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन मूल पाए जाते हैं, जैसे राइजोफोरा। जरायुजता लवणोद्भिद पौधे की विशेषता है, इसमें पितरस्थ अंकुरण होता है। इनके बीज पैतृक पौधे पर ही अंकुरित हो जाते हैं। बीजों का पैतृक पौधों पर ही अंकुरित होना जरायुजता होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अभी विज़िट किया है, न्यू हैं आप, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सीरीज़ और भी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।